सूडान से आजकल जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी मतलब दिल दहलाने वाली हैं, खासकर अल फाशीर और कड़ुगली जैसे शहरों में। वहाँ अकाल की घोषणा हो चुकी है औपचारिक तौर पर। और फिर अल फाशीर के एक मैटरनिटी अस्पताल की खबर, करीब 460 लोग मारे गए, सामूहिक हत्या। ये बहुत भयानक है। जी बिल्कुल, ये घटनाएं जो हैं ये सूडान में जो अप्रैल 2023 से गृह युद्ध चल रहा है उसकी भयावहता को ही दिखाती हैं। एक तरफ तो सूडानी सशस्त्र बल है एसएएफ, मतलब देश की नियमित सेना, और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ। ये एक बहुत ताकतवर पैरामिलिट्री फोर्स है। आज हम कोशिश करेंगे कि इसी संकट की तह तक जाएं, थोड़ा जो भी रिपोर्ट्स हैं, जांचें हैं, उनके आधार पर। हाँ, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि ये संकट इतना गहराया क्यों, इसकी असली मानवीय कीमत क्या है, खासकर वो पहलू जो शायद खबरों में उतने नहीं आते, और क्या कोई रास्ता नजर आता है आगे। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये बताएं कि ये एसएएफ और आरएसएफ ये असल में कौन है और मोटे तौर पर चाहते क्या हैं? हाँ देखिए, एसएएफ तो जैसा आपने कहा रेगुलर आर्मी है। जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान उसे लीड कर रहे हैं। उनका जो घोषित लक्ष्य है वो ये है कि आरएसएफ को सेना के स्ट्रक्चर में मिला लिया जाए, इंटीग्रेट कर लिया जाए। अच्छा। और दूसरी तरफ आरएसएफ है, इसकी जड़ें पुरानी हैं। दारफुर के जो जंजावीद मिलिशिया थे, हाँ सुना है उनके बारे में जी, उन्हीं से ये उभरा है। और ये अपनी आजादी, अपनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहते हैं, और साथ ही देश के जो बड़े संसाधन हैं, खासकर सोने की खदानें वगैरह, उन पर अपना कंट्रोल मजबूत करना चाहते हैं। तो मतलब ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये संसाधनों पर कब्जे की भी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है नवंबर 2025 में, जमीनी हकीकत क्या इससे भी ज्यादा उलझी हुई है? हमने सुना कि आरएसएफ ने हाल ही में अल फाशिर पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, अल फाशिर का गिरना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। महीनों से घेराबंदी चल रही थी, और आरएसएफ के कब्जे के फौरन बाद ही वहां और पास के कड़ुगली में अकाल की घोषणा हुई। ये दिखाता है कि घेराबंदी कितनी घातक साबित हुई। और उसी दौरान वो अस्पताल वाली घटना हुई? जी, उसी कब्जे के दौरान अल फाशिर मैटरनिटी अस्पताल में वो भयानक हत्याकांड हुआ। WHO ने भी इसकी पुष्टि की है। करीब 460 मौतें, मरीज, उनके रिश्तेदार और हेल्थ वर्कर्स तक को निशाना बनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को तो अगवा भी किया गया है। हे भगवान, ये समझना मुश्किल है कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए। क्या ये लड़ाई सिर्फ इन दो गुटों एसएएफ और आरएसएफ के बीच ही है, या इसमें और भी लोग और भी ताकतें शामिल हैं? देखिए, तस्वीर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर से देखने पर तो साफ और आरएसएफ हिमों के खिलाड़ी लगते हैं, लेकिन जमीन पर खासकर दारफूर जैसे बड़े और मुश्किल इलाकों में कई सारे लोकल हथियारबंद गुट हैं, जनजातीय समूह हैं, क्रिमिनल नेटवर्क भी सक्रिय हैं। ये लोग अक्सर मौके का फायदा उठाकर अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं या जाति हिंसा को अंजाम देते हैं। अच्छा। और फिर एक एंगल बाहरी ताकतों का भी है। कई रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे बड़े थिंक टैंक से, न्यूज एजेंसी से, वो इशारा करती हैं कि कुछ पड़ोसी देश और कुछ प्राइवेट एक्टर्स भी दोनों पक्षों को या किसी एक पक्ष को मदद पहुंचा रहे हैं। किस तरह की मदद? लॉजिस्टिकल सपोर्ट, पैसा, हथियार, या फिर डिप्लोमेटिक कवर। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, बस जो रिपोर्ट हुआ है वो बता रहे हैं। और जाहिर है ये बाहरी दखल अंदाजी किसी भी तरह के शांति समझौते को और मुश्किल बना देती है। हाँ, ये तो है। तो मतलब अंदरूनी लड़ाई बाहरी हितों की वजह से और भी ज्यादा पेचीदा हो गई है। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो 15 अप्रैल 2023 को खार्तूम में लड़ाई शुरू हुई थी, है ना? जी हाँ, वहीं से बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हुई। तो वहां से लेकर आज अल फाशिर के पतन और अकाल तक ये सफर कैसा रहा मोटे तौर पर? देखिए, 2023 और 2024 का ज्यादातर वक्त तो खार्तूम में बहुत भयानक शहरी लड़ाई में बीता। सड़कें, घर सब जंग का मैदान बन गए थे, और साथ ही दारफुर में बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी एजेंसियों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे लाखों लोग बेघर हुए, विस्थापित हुए, कई लहरें आई विस्थापन की। और फिर मध्य 2024 के आसपास से रणनीति में थोड़ा बदलाव दिखा, खासकर आरएसएफ की तरफ से। उन्होंने शहरों की लंबी घेराबंदी शुरू कर दी। अल फाशिर एक बड़ा उदाहरण है, कई और शहर भी घेरे गए। नतीजा, मानवीय मदद अंदर जाना लगभग बंद हो गया, बाजार ठप पड़ गए, लोग फंस गए। और इसी घेराबंदी का नतीजा हम अब देख रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2025 में अल फाशिर पर कब्जा, अकाल की घोषणा और वो अस्पताल पर हमला। और इसी बैकग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने भी कहा है कि वो जांच कर रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं। बिल्कुल, ये हाल की घटनाएं संकट की गंभीरता को एक नए लेवल पर ले गई हैं। अब उस मानवीय कीमत पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अक्सर खबरों में मरने वालों के कुछ आंकड़े आते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि असली संख्या कहीं ज्यादा भयानक है। ये बात बिल्कुल सही है, और ये शायद इस पूरे संकट का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और दुखद पहलू है। एक स्टडी है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन LSHTM की, वो हमें इसकी एक झलक देती है। अच्छा, क्या कहती है वो स्टडी? उनके विश्लेषण के मुताबिक सिर्फ खार्तूम राज्य में, और वो भी सिर्फ शुरुआती 1.25 साल में, यानी अप्रैल 2023 से जून 2024 के बीच, हाँ, अकेले खार्तूम राज्य में ही सभी कारणों से करीब 61,000 अतिरिक्त मौतें हुई। 1 मिनट, अतिरिक्त मौतें मतलब वो मौतें जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती, जो उस साल के सामान्य मृत्यु दर से ऊपर थी। इसमें हर तरह की मौत शामिल है। 62,000
सिर्फ खार्तूम में, और वो भी जून 2024 तक। जी, और इसी में से उनका अनुमान है कि लगभग 26,000 मौतें सीधे सीधे हिंसा के कारण हुई, गोलीबारी, बमबारी वगैरह। तो बाकी की 35,000? वो अप्रत्यक्ष कारणों से, भुखमरी, बीमारी, इलाज न मिल पाना, जो लड़ाई की वजह से हालात पैदा हुए उनकी वजह से। ये आंकड़े तो उन आंकड़ों से बहुत ज्यादा हैं जो आमतौर पर रिपोर्ट होते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इसके कई कारण हैं। एक तो कई इलाकों में जो नागरिक पंजीकरण का सिस्टम होता है ना, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखने वाला, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अच्छा। दूसरा, जो संघर्ष वाले इलाके हैं वहां जाना ही बहुत मुश्किल और खतरनाक है, तो कोई जाके गिनती कैसे करे? स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना लगभग नामुमकिन है। और तीसरा कारण? तीसरा और शायद सबसे अहम, जो मैंने अभी कहा, ज्यादातर मौतें सीधे गोली या बम से नहीं हो रही हैं, वो हो रही हैं भुखमरी से, साफ पानी न मिलने से फैली बीमारियों से, अस्पताल बंद होने से। इन मौतों को अक्सर संघर्ष से हुई मौत के तौर पर गिना ही नहीं जाता। ये छिपी हुई मौतें हैं। LSHTM की स्टडी इसी छिपी हुई तबाही की तरफ इशारा कर रही है। ये तो वाकई आंखें खोल देने वाली बात है। मतलब जो आंकड़े हम सुनते हैं वो असल तबाही का शायद एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास अल फाशिर अस्पताल जैसी घटनाएं हैं, जहां WHO के मुताबिक लगभग 460 जानें गईं एक ही घटना में। और यूनिसेफ जैसी एजेंसियां लगातार बच्चों पर पड़ रहे असर की बात कर रही हैं। मौतें, चोटें और अब कुपोषण और बीमारियों से बढ़ती मृत्यु दर। बिल्कुल। तो अगर आप इन सबको जोड़ें, सीधी हिंसा से मौतें, घेराबंदी और भुखमरी से मौतें, बीमारियों का फैलना और ये छिपी हुई अतिरिक्त मौतें, तो जो अनुमान लगाया जाता है वो ये है कि कुल मौतों का आंकड़ा, जो मीडिया में अक्सर दसियों हजार बताया जाता है, वो असल में कहीं ज्यादा हो सकता है। बाप रे। शायद 1 लाख, 1.5 लाख या उससे भी ऊपर। लेकिन पूरी तस्वीर क्या है? सटीक राष्ट्रीय आंकड़ा क्या है? ये कहना भी बहुत मुश्किल है, शायद कभी पता भी ना चले। मौतों के अलावा एक और भयानक आंकड़ा है विस्थापन का। कितने लोग बेघर हुए हैं? इसका पैमाना भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, जैसे UNHCR, OCHA, IOM, जो विस्थापन पर नजर रखती हैं, उनके अनुमान के मुताबिक देश के अंदर विस्थापित हुए लोग, IDPs, और जो पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनकर गए हैं, उन सबको मिलाकर संख्या 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 45 लाख के बीच हो सकती है। 14.5 मिलियन तक। ये तो दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन संकटों में से एक हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बड़े पैमाने पर विस्थापन सीधे सीधे खाद्य संकट से जुड़ा हुआ है। जैसा हमने पहले बात की, IPC जो खाद्य सुरक्षा का वर्गीकरण करता है, उसने अल फाशिर और कड़गुली में अकाल यानी IPC चरण 5 कंफर्म किया है। ये भुखमरी की सबसे खतरनाक स्थिति होती है। चरण 5? हाँ, वहाँ करीब 3,75,000 लोग बिल्कुल मतलब मौत के मुहाने पर खड़े हैं, तत्काल मदद न मिली तो। और पूरे देश में देखें तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा झेल रहे हैं। मतलब उन्हें नहीं पता कि अगला खाना कहां से आएगा। और इसके कारण वही हैं, घेराबंदी, बाजार बंद, सप्लाई लाइनें कटी हुई। जी बिल्कुल, लड़ाई ने पूरा सिस्टम तबाह कर दिया। और ऐसे में जब लोग भूखे हैं, बेघर हैं, तो स्वास्थ्य सेवाएं तो और भी जरूरी हो जाती हैं। लेकिन हमने सुना कि हेल्थ सिस्टम खुद ही टारगेट बन रहा है। हाँ, ये एक और बहुत चिंताजनक ट्रेंड है। WHO, MSF, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स लगातार बता रही हैं कि दर्जनों अस्पतालों और क्लिनिकों पर हमले हुए हैं। उन्हें लूटा गया है, उन पर कब्जा कर लिया गया है। मरीजों और हेल्थ वर्कर्स की हत्याएं हुई हैं, जैसा अल फाशिर में हुआ। नतीजा ये है कि कई इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। जो थी भी वो अब काम नहीं कर रही। और इसका सीधा असर फिर बीमारियों के फैलने पर पड़ता होगा। बिल्कुल। जब स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, साफ पानी नहीं है, सफाई नहीं है, तो हैजा, खसरा, कुपोषण से जुड़ी बीमारियां तेजी से फैलती हैं, खासकर जहां विस्थापित लोग भीड़ में रह रहे हैं, जैसे कैंपों में या अधबनी इमारतों में। अल फाशिर में गिरने से पहले ही हैजा फैलने की खबरें थीं। ये मौत के आंकड़ों को और बढ़ा देती हैं, जो पहले से इतने ज्यादा हैं। ये सब सुन के लगता है जैसे युद्ध के जो बुनियादी नियम होते हैं या मानव अधिकार, उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। क्या इन भयानक अत्याचारों को कोई दर्ज कर रहा है? कोई जवाबदेही की बात हो रही है? हाँ, दस्तावेजीकरण का काम तो हो रहा है। मानवाधिकार संगठन है जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कई मीडिया संस्थान भी हैं। वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हत्याएं, व्यापक यौन हिंसा जिसमें सामूहिक बलात्कार तक शामिल है, लोगों को जबरन गायब कर देना, जातीय आधार पर हमले खासकर दारफूर में, और अस्पतालों, बाजारों, शिविरों जैसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों पर हमले। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ तो कह रहे हैं कि ये पैटर्न कुछ जगहों पर मानवता के खिलाफ अपराध जैसा दिखता है। लेकिन क्या सिर्फ दस्तावेज बनाने से कुछ होगा? क्या कोई असल में जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने कहा है कि वो दारफूर, खासकर अल फाशिर में हुए हालिया अपराधों से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। खबरें हैं कि उनके अभियोजक इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रक्रिया तो शायद बहुत लंबी चलेगी।
आईसीसी की जांच लंबी होती है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जमीन पर जब तक लड़ाई चल रही है और देश में कोई स्थिर निष्पक्ष न्याय व्यवस्था नहीं है, तब तक राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही होना बहुत मुश्किल है। कौन करेगा, कैसे करेगा? सही बात है। और इस पूरी तबाही के बीच जब लाखों लोगों को मदद की सख्त जरूरत है, तो वो मदद उन तक पहुंच क्यों नहीं पा रही? क्या दिक्कतें आ रही हैं सहायता एजेंसियों को? दिक्कतें बहुत सारी हैं और वो एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहली तो है फिजिकल एक्सेस की प्रॉब्लम, मतलब जिन इलाकों में मदद पहुंचानी है वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। दोनों ही पक्ष, लेकिन खासकर जो घेराबंदी कर रहे हैं, वो सहायता के काफिलों को रोकते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, सुरक्षित रास्ता देने से इनकार कर देते हैं। अच्छा। दूसरी बड़ी दिक्कत है सुरक्षा की। सहायता कर्मियों पर हमले होते हैं, उनका अपहरण होता है। इनमें डॉक्टर, नर्स सभी शामिल हैं। WHO और दूसरी एजेंसीज ने बार बार कहा है कि उनके स्टाफ के लिए काम करना बेहद खतरनाक हो गया है। और तीसरा मुद्दा शायद पैसे का है, फंड्स की कमी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम और दूसरी एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही हैं कि उनके पास फंड्स की भारी कमी है। जितनी जरूरत है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही उन्हें मिल पा रहा है। और इसका नतीजा ये होता है कि जैसा टाइम मैगजीन ने भी रिपोर्ट किया था कि भले ही देश में कहीं अनाज का भंडार मौजूद हो, लेकिन अगर उसे खरीद कर जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए पैसा नहीं है या सुरक्षा रास्ता नहीं है, तो स्थानीय स्तर पर अकाल पड़ जाता है, जैसा हम अल फाशिर और कड़ुगली में देख रहे हैं। ये तीनों चीजें, पहुंच, सुरक्षा और पैसा, ये मिलकर एक ऐसा जाल बुन देती हैं कि मदद पहुंच ही नहीं पाती। इस संकट का असर तो फिर सिर्फ सूडान तक सीमित नहीं रह रहा होगा, पड़ोसी देशों पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल, लाखों शरणार्थी भागकर पड़ोसी देशों में गए हैं, खासकर चाड, मिस्र और दक्षिण सूडान। इससे इन देशों पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। उनके अपने संसाधन कम है, वहां भी अस्थिरता फैलने का खतरा बढ़ रहा है। सीमा वाले इलाकों में तनाव बढ़ रहा है। ACAPS जैसे संगठन है जो इन क्षेत्रीय प्रभावों पर नजर रखे हुए हैं। तो हाँ, ये सिर्फ सूडान का संकट नहीं रहा, अब ये एक रीजनल, मानवीय और सुरक्षा संकट बनता जा रहा है। और इस क्षेत्रीय डायनामिक में फिर वही बात आ जाती है, सोने के व्यापार के रास्ते, बाहरी ताकतों का दखल, ये सब किसी भी शांति प्रक्रिया को और मुश्किल बना देते होंगे। हाँ बिल्कुल, ये सारी परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये संकट को लगातार गहरा करती जा रही हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? कौन से टेकअवेज हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहली और साफ बात तो ये है कि सूडान एक बहुत ही विनाशकारी गृह युद्ध में फंसा हुआ है, जिसका फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात, इसकी मानवीय कीमत बहुत भयानक है। हम अकाल देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर हत्याएं देख रहे हैं, लाखों लोग बेघर हैं और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह चरमरा गई हैं। तीसरी बात, जो मानवीय सहायता वहां पहुंचनी चाहिए उसमें बहुत गंभीर बाधाएं हैं, राजनीतिक भी, सुरक्षा की भी और पैसे की भी। और चौथी बात कि जवाबदेही की कोशिशें शुरू तो हुई हैं, खासकर ICC की तरफ से, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत धीमी है और उसका नतीजा क्या होगा ये भी कहना मुश्किल है। और शायद ये भी याद रखना जरूरी है कि हम अभी भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जैसा हमने LSHTM की स्टडी से देखा, मौतों का असली आंकड़ा शायद कहीं ज्यादा है। यौन हिंसा का पूरा पैमाना क्या है, भूखमरी और बीमारी से कितनी अनगिनत मौतें हुई हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, जो लोग विस्थापित हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा, ये बहुत कुछ है जो अभी भी धुंधला है। पूरी सच्चाई शायद तभी सामने आएगी जब ये संघर्ष रुकेगा, और उसमें भी वक्त लगेगा। तो ऐसे निराशाजनक हालात में जो भी जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर सबसे जरूरी, सबसे तत्काल प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज तो है एक स्थायी युद्ध विराम, और उसके साथ ही सुरक्षित मानवीय गलियारों की गारंटी, ताकि खाना, पानी, दवाइयां ये सब बिना रोक टोक के उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर वो इलाके जहां अकाल घोषित हुआ है। हाँ, वहां तत्काल जीवन बचाने वाली पोषण सहायता चाहिए, जैसे वो स्पेशल फूड पैकेट्स होते हैं कुपोषित बच्चों के लिए। जो स्वास्थ्य कर्मी बचे हैं और जो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं बची हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भविष्य में जवाबदेही हो सके, इसके लिए सबूतों को ठीक से जमा करने और सुरक्षित रखने का काम जारी रखना होगा। और पड़ोसी देशों में जो लाखों शरणार्थी हैं, उनकी मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ज्यादा मदद देनी होगी, ताकि वहां कोई नया संकट न खड़ा हो जाए। ये सभी कदम वाकई बहुत जरूरी लगते हैं। चलिए इस बातचीत को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं, जो हमारे स्रोतों से ही जुड़ा है लेकिन शायद आगे की दिशा दिखाए। सवाल ये है कि जिस तरह से सूडान में सरकार या औपचारिक सत्ता का ढांचा टूट चुका है और स्थानीय स्तर पर संसाधनों के लिए इतनी हिंसा हो रही है, उसे देखते हुए क्या सिर्फ SAF और RSF के बीच कोई समझौता काफी होगा? क्या सूडान में लंबे समय की शांति और सुलह का रास्ता इससे कहीं ज्यादा जटिल और मुश्किल नहीं होगा? शायद इस पर सोचने की जरूरत है।